आपकी होस्ट हुरिया चौधरी और आज मैं मौजूद हूँ शहर बुरेवाला में, बुरेवाला के शहर लाहौर रोड में। और यहाँ पे हम एक ब्रांच में मौजूद हैं जिसका नाम है EFU और वहाँ पे जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है फ़हद अनीस और वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने आए हैं EFU के बारे में कि ये क्या है और ये EFU को कब से चला रहे हैं। तो आपको लेके जाते हैं फ़हद अनीस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे जी फ़हद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है जी, दुआएं आपकी फ़िज़ाएं मौसम की हमेशा की तरह साथ। अच्छा फ़हद साहब ये बताइएगा कि EFU जिसमें इस वक्त आपने बताया कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं आप, तो इस इदारे को आप कब से चला रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अदारे का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। EFU स्टैंड फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनियन। बेसिकली ये अदारा जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1932 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया से, कलकत्ता में। फिर जब पाकिस्तान बना तो ये हमारी कंपनी पाकिस्तान शिफ्ट होगी। इसका हेड ऑफिस कराची में है। बेसिकली कंपनी का जो पर्पज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसी पर्पज़ के लिए कंपनी ने मतलब स्टार्ट लिया था, हमारा जो मेन पर्पज़ था कंपनी का। जी अच्छा, तो आप ये बताइए कि नौजवान नस्ल मीन्स के जो आजकल आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही गलत कामों में जा चुकी है, जिनको मीन्स के काम करने को नहीं मिल रहा, बेरोज़गार हैं, तो वेल एजुकेटेड हमारे जो आज की जनरेशन है उनके बारे में मीन्स के आप क्या बताना चाहेंगे EFU के अबाउट? देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखें मोस्टली हमारी कोशिश यही होती है कि गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। लोग जो कि आजकल वो इतनी मतलब जॉब लोगों को मिल नहीं रही, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, लिटरेसी रेट हमारा ऊपर जा रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है। बल्कि उसमें क्या होता है कि हर बंदे की यही कोशिश है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरफ कोई भी नहीं आ रहा। और स्पेशली अगर इंश्योरेंस की बात करूँ तो हम इंश्योरेंस को या सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब को हम लाइक नहीं करते। अब मैं समझता हूँ कि जो आपका फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर में है, इंश्योरेंस में है, वो आप कहीं पे भी नहीं वो आपको फ्यूचर कहीं पे भी नहीं मिल सकता। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करते हैं, क्लैरिकल जॉब है, ठीक है। क्लैरिकल बंदा 15-20 साल 25 साल आप जॉब करते हैं, उसके बाद आप रिटायर होते हैं, उसके बाद आपको पेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर सेम फैसिलिटीज़ आपको एक प्राइवेट सेक्टर में मिलें तो मेरा ख्याल है कि आपको वही जॉब करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जॉब करता है हर बंदा पैसे के लिए करता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अर्निंग इस जॉब से हो रही है तो मैं समझता हूँ कि EFU लाइफ इंश्योरेंस में आपको जॉब करनी चाहिए। देखिए, वैसे भी पाकिस्तान में जब से ये गवर्नमेंट आई है PTI की, उन्होंने कहा जी कि जी हमने 1 करोड़ नौकरियाँ दी हैं, तो ठीक है, 1 करोड़ नौकरियाँ तो उन्होंने दी हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर की बात उन्होंने नहीं की। साथ में ये उन्होंने कंडीशन नहीं रखी कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो प्राइवेट में भी हैं, लेकिन हम प्राइवेट को ज्वाइन नहीं करते। हर बंदा गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे भाग रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अब 9 साल से EFU में हूँ। मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं बैंकिंग सेक्टर छोड़ के मैं EFU में आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब से और अपनी कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितना स्टाफ काम कर रहा है? मेरे पास इस टाइम पूरी ब्रांच की अगर बात करें तो हमारे पास 80+ हैं, लेकिन जो मेरे पास स्टाफ है वो 30 का स्टाफ है। यहाँ पे 30 स्टाफ को मैं लुक आफ्टर करता हूँ, जिसमें 3 मेरे मैनेजर्स हैं, मेरे अंडर 3 मैनेजर्स हैं। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में टारगेट ओरिएंटेड जॉब होती है, तो हम जो भी टारगेट होता है वो हम पूरी टीम के साथ उसको मीट करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगा, जो हमारे नौजवान नस्ल है उसके लिए आपने EFU में क्या प्लान्स रखे हैं, क्या मतलब उनकी फैसिलिटीज़ हैं कि वो कारोबार अपना कर सकें, बिज़नेस कर सकें, इस अदारे की बुनियाद पे इस अदारे की हेल्प आउट करते हैं? देखिए, बेसिकली हमारे पास जो बेसिक्स हमारे पास प्लान्स हैं वो 3 तरह के हमारे पास प्लान है जो मैं समझता हूँ हर बंदे की नीड है, ठीक है। हमारे पास रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, हमारे पास बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्लान है, हमारे पास बच्चियों के लिए मैरिजेस प्लान है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए एज इट इज़ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से हम कोई लमसम फ़ंड अरेंज करें, ठीक है। उस फंड को अरेंज करने के लिए हमारे पास 2-3 वेज होते हैं। या तो हम जो बिज़नेस या जॉब करें हम उससे अरेंज करेंगे। सेकंड वे हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी होती है, उसको सेल आउट करते हैं। थर्ड वे क्या, तो मैं समझता हूँ थर्ड वे आपके पास हमेशा ऑप्शनल होना चाहिए, और वो EFU लाइफ बेस्ट आपके पास प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा या बच्ची आपकी जो भी है, ठीक है,
छोटा होता है कि उसकी आप प्लानिंग करें, उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए आपने एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। एनुअली आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएं, आपकी एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स वो आपके लिए एक मैक्रो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आपको अपनी बच्चों के फ्यूचर के लिए इतनी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होती, टेंशन क्रिएट नहीं होती आपकी, क्योंकि आपको उनकी शादी के लिए, उनकी शादियों के लिए और हायर एजुकेशन के लिए आपको कंपनी की तरफ से एक लमसम फंड मिल जाता है। सर मैं कुछ फैक्ट्स पूछना चाहूँगा, मतलब कुछ पेमेंट जमा हो जाती हैं और कितनी पेमेंट्स हो, मतलब कि कुछ होते हैं कि नहीं बाद में अफोर्ड कर सकते, इंस्टॉलमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, बाद में वो आपका क्या प्लान है कि कितनी देर बाद उनको वापस देते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट के बाद आप उनको वापस कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें आप हमें। देखिए बेसिकली हमारे जो EFU के प्लान्स हैं वो हमारा जो एक रेगुलर प्लान है जिसमें आपको एक अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, वो आपका 25,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप 2 फुली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो पेमेंट है, ओरिजिनल अमाउंट है, वो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये बेसिकली एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती। मोस्टली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जी मतलब कि हम इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। देखिए मैं समझता हूँ इसमें कम से कम क्लाइंट को 10 साल 10 ईयर तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न होती है कि साथ में आपकी प्रोटेक्शन होती है। अब देखिए क्लाइंट तो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है जी 25,000 या वटेवर जितना वो अफोर्ड कर सकता है, वो एनुअली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। उसको जितनी ड्यूरेशन के लिए उसने अपना प्लान लिया है, ठीक है, वो तो आप उसको मिलेगा। लेकिन साथ क्या होता है, कंपनी की तरफ से एक प्रोटेक्शन भी मिलती है। प्रोटेक्शन क्या होती है बेसिकली, देखिए मैं समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस है ना, वो उसका बिज़नेस के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। आप इसको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते बिज़नेस के साथ। इसमें मेन जो फैक्टर होता है वो होता है प्रोटेक्शन, जो कि जिसको हम लाइक नहीं करते। उसमें 3 चीज़ें कंपनी की तरफ से आपको प्रोटेक्शन में मिलती हैं। जैसे क्रिटिकल इलनेस है, वो हर किसी, आजकल के दौर में देख लें, किसी के साथ, हर बंदे के साथ अल्लाह ना करे हो सकती है। सेकंड वन क्या है, डिसेबिलिटी है। थर्ड वन है जी प्रीमेच्योर डेथ है। तो इन तीनों केसेस में क्या करती है कि कंपनी फैमिली को मंथली सपोर्ट भी करती है, लमसम अमाउंट भी देती है, और एंड पे उनकी जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो भी वेव ऑफ करती है, और एंड पे लमसम फंड भी जनरेट करके देती है उनकी फैमिलीज़ के लिए। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ थे असिस्टेंट मैनेजर फवाद साहब, और इन्होंने हमें EFU के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दी, कुछ बेनिफिट बताए उन्होंने, और बेशुमार बेनिफिट बताए, और अल्लाह इनके इदारे को कामयाब करे।